Good afternoon. Good afternoon, sir. और कोई आ रहा है? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो। यस सर। हाँ। तो कल तक अपनों ने डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन देख ली थी ना। तो अपन आज कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक कंडीशन देखेंगे कि किस प्रकार से ये इनके बीच का रिलेशन ड्राइव होता है ई और डी के बीच का। ठीक है। तो अपन ने देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक टेंजेंशियल और एक और बताओ, नॉर्मल कंपोनेंट है ना। तो टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर लेते हो? डिवाइड कर लेते हो। ओके, लेट मी इन समवन। तो ये अपनों ने देख लिया था। अब अपन क्या चाहते हैं, यहाँ तक उन्होंने रिलेशन ड्राइव भी कर लिया था ना। तो अब अपन दोनों बाउंड्री कंडीशन जो है, एक तो कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर और फ्री स्पेस, जस्ट वी हैव टू रिमेम्बर दोस फॉर्मूला। ओके। फर्स्ट वन, टेंजेंशियल कंपोनेंट चार्ज फ्री रीजन है तो बराबर होंगे, यानी कि कंटिन्यूस होंगे। और सेकेंड वन क्या होगा? नॉर्मल कंपोनेंट, उसका नॉर्मल कंपोनेंट हमेशा इक्वल रहेगा। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर चार्ज फ्री रीजन है तो रो एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। सर प्रभा को इनकर यस यस यस, चार्ज फ्री रीजन है तो रो एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तब क्या होगा? नॉर्मल कंपोनेंट दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। चलो, तो अपन इसको कंडक्टर बाउंड्री कंडीशन के लिए देख लेते हैं ना। कंडक्टर और मान लेते हैं कि ये कौन सी है, ε1 कंडक्टर का है और ε2 ये अपना डाइलेक्ट्रिक है ना। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक दिस इज डाइलेक्ट्रिक और दिस इज योर कंडक्टर। कंडक्टर, ओके। और यहाँ पे सेपरेशन है, ये बाउंड्री है, ठीक है। तो अपनों को क्या फाइंड आउट करना है? ई फाइंड आउट करना है E1। सॉरी, यहाँ पे E2 हो जाएगा, ये E2, ठीक है। और ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम 1 और मीडियम 2। सिमिलरली D1 भी होगा, इसका D2 हो जाएगा और इसका D1 हो जाएगा। नाउ अपने जो रिजल्ट ड्राइव किए थे लास्ट टाइम डाइलेक्ट्रिक के बीच में, क्या किया था? ET1 इक्वल टू ET2, ओके। ET2, ओके। एक मिनट ना। ET1 ET2, ठीक है। जहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है? ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है ET1। यहाँ पे भी ET2 टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको बोल दिया मैंने ET2 और इसको बोल दिया ET1। अब सबको बताओ कि कंडक्टर की जो सिग्मा होती है, कंडक्टिविटी कितनी रहती है? इनफाइनाइट। पता है ना सबको? अरे बोलो। यस सर। या तो उन्होंने एक रिलेशन ड्राइव किया था, ई बराबर सिग्मा ई, सॉरी, जे बराबर सिग्मा ई, है ना। क्या किया था? जे बराबर सिग्मा ई, है ना। योर जे चार्ज, करंट चार्ज डेंसिटी
सॉरी करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा ई होता है। क्या होता है? सिग्मा ई होता है। अब यहाँ पे मैं टेंजेंशियल चाहता हूँ कि टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी कंडक्टर बाउंड्री में, तो यहाँ पे ईटी सफिक्स मैंने लगा दिया तो जेटी हो जाएगा यहाँ पे भी। अब ये सिग्मा कितना है? इन्फिनिटी। अगर ये सिग्मा इन्फिनिटी है तो ई तो जीरो नहीं हो, ई जे तो जीरो नहीं हो सकता, तो सिग्मा कहाँ जाएगा? बटे में। जैसे ये बटे में जाएगा तो ईटी कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ कितनी होगी ईटी? जीरो। कितनी होगी? जीरो। तो यहाँ पे क्या पता चला कि कंडक्टर बाउंड्री में जो कंडक्टर रहता है उस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है? जीरो रहती है। तो ये अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो है तो ये मीडियम वन है, तो ET2 जो मीडियम टू है जो अपना डाइलेक्ट्रिक है, ऑयल भी हो सकता है वाटर भी हो सकता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रिलेशन से कितनी हो जाएगी? बताओ। जीरो। क्लियर है सबको? तो यहाँ रफ करके रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं ना, ये थोड़ा सा रफ कर लाऊं इसको। तो इसके लिए बाउंड्री कंडीशन कितनी आई कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक के बीच में? इसको बोल देंगे सी और डी, कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन। सी डी के बीच का पहला रिलेशन जो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाउंड्री में जीरो होती है। ET1 इक्वल टू ET2 इक्वल टू जीरो, ET2 इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है। नाउ अपन देखते हैं कि अपन को कौन सी चाहिए? नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए अपन जानते हैं रिलेशन क्या होता है? पता है किसी को? एनीवन? नहीं जानते हो? चलो मैं ही बताता हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा है तो, है ना। तो dn1, दिस इज dn1 माइनस dn2 इक्वल टू रो एस। दिस इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे ये नॉर्मल कंपोनेंट है तो ये जस्ट परपेंडिकुलर रहेगा किसी भी सरफेस से, तो ये अपना दूसरा मीडियम है तो dn2 हो जाएगा, और ये पहला मीडियम है तो अपन यहाँ पे केवल dn2 का यूज करें, dn1 का यूज करेंगे। ओके, दिस इज योर कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर ही रहेगा अपना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? dn1, तो dn और dn1 और dn2 के बीच का रिलेशन अपने को पता है। नाउ इतना लेट कौन आ रहा है? ओके, अब क्या अपन जानते हैं, या टेंजेंशियल कंपोनेंट तो जीरो है, dn1 dn2 निकालना है। अगर चार्ज फ्री रीजन लेते हैं, क्या लेते हैं? चार्ज फ्री रीजन, तो रो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। जैसे रो एस की वैल्यू जीरो होती है तो dn1 बराबर कितना हो जाएगा? dn1 इक्वल टू dn2। ओके, दिस इज, और अपन को पता है कि डी और ई के बीच में रिलेशन क्या होता है? डी बराबर एप्सिलॉन ई होता है, एप्सिलॉन ई वेक्टर। अगेन D1 जो नॉर्मल फील्ड है कि किसके अंदर है? जल्दी बताओ। कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो कितनी रहती है? जीरो रहती है, तो ये भी कितना हो जाएगा? जीरो। ओके, तो ये जीरो हो जाएगा तो dn2 भी कितना हो जाएगा? जीरो। तो dn2 भी जीरो हो जाएगा, तो dn2 हाउ मच? जीरो। तो अपनों ने इसके लिए भी बाउंड्री कंडीशन निकाल दी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज जीरो होता है। चलो अपन इसका रिजल्ट वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, तो योर कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक
ये रहा कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो सिमिलरली आप उसको ड्राइव भी कर सकते हो, अपने पास पहले से ड्राइव्ड रिजल्ट था तो उन्होंने ड्राइव्ड रिजल्ट ही यूज किया है डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप अगर चार्ज फ्री रीजन है ना, तो यहाँ पे रो एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब dn1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो इनसाइड दी कंडक्टर नॉर्मल फील्ड कितनी रहेगी, करंट बताओ, डी कितना रहेगा, 0 सर। 0, ठीक है कंडक्टर के अंदर। और बाहर कितनी होगी, बाहर भी उतनी होनी चाहिए क्योंकि जितनी इनसाइड है। हाँ सर। या तो अभी यहाँ पे रो एस है ना, क्या है, रो एस है। तो एक चीज देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे इन केस रो एस रहता है, दिस इज नॉट 0, यानी कि सरफेस चार्ज करंट डेंसिटी 0 नहीं है, तब उस केस में क्या होगा, dn1 माइनस dn2 बराबर रो एस। और यहाँ पे dn1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ तो कंडक्टर है तो कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो dn2 भी dn1 भी 0 हो जाएगा। तो जैसे dn2 0 होता है तो ये कितना चल जाएगा, सॉरी सॉरी ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, dn1 जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस वन बिकम 0। जैसे ये 0 होता है तब किसके बराबर हो जाएगी चीजें, एक लिखता हूँ ना, के dn2 इक्वल टू माइनस रो एस। ओके, तो ये आपको मिल गया रिजल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक कितनी होनी चाहिए, रो एस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड है, आप मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो इस साइन के साथ। तो यहाँ पे dn1 कितना होगा, 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, रो एस माइनस रो एस, ठीक है। रो एस क्या है, चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, मेन रिजल्ट ये, तो रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। 8 मिनट, ओके। तो एक रिजल्ट तो ये है, और एक रिजल्ट कौन सा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 रहेगा इनसाइड द हमेशा कंडक्टर। जी। हाँ हमेशा 0 रहेगा, दोनों इनसाइड और आउटसाइड डायले बाउंड्री के पास, बाउंड्री के पास, ये जो बाउंड्री है ना, इसमें यहाँ पे भी ET1 टेंजेंशियल 0 रहेगा और यहाँ पे भी 0 रहेगा। केवल नॉर्मल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, कौन सा, dn2 वाला, क्योंकि ये डायलेक्ट्रिक इनसाइड दी कंडक्टर 0 रहेगा। अपनों यहाँ प्रूव कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है इसलिए dn2 भी 0 रहेगी, क्योंकि सिग्मा इंफिनिटी होता है, सिग्मा बोले तो कंडक्टिविटी। ओके चलो, अब अपन को एक रिलेशन ड्राइव करना है, एक और लास्ट और बाउंड्री कंडीशन बची हुई वो भी देख लेते हैं। सबको पता है ना, रो और एप्सिलॉन के बीच, ई और डी के बीच में रिलेशन क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू ईटी। जस्ट आपको पुट करना है ना, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी पुट करना है, तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। कुछ नहीं, जिस रिलेशन में वैल्यू रखना है आपको, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ई एन इक्वल टू रो एस। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन बोथ आर सेम फॉर कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन। और टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए अपने ये ड्राइव कर लिया, इट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, पुट करेंगे तो एप्सिलॉन dt बराबर भी 0 होना चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन और ई टी इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही रिजल्ट आपको कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के बीच का याद रखना है, और आप ड्राइव भी कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपको पता है सिग्मा 0 होता है, सिग्मा इन्फिनिटी होता है कंडक्टर के लिए, inside the conductor. Okay, now conductor free space boundary, कंडक्टर फ्री स्पेस बाउंड्री और कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक दोनों एक जैसी है, बस एप्सिलॉन आर की जगह कितना हो जाएगा फ्री स्पेस के लिए, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन नोट है ना, एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आर रहेगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर के वैल्यू वाटर ऑयल के लिए अलग अलग रहती है ना। तो अब यहाँ पे एयर है, फ्री स्पेस यानी एयर, एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, इसलिए डायरेक्ट अपन रिजल्ट में ही पुट कर देंगे, तो अपनों का ऑटोमेटिकली डायरेक्ट रिजल्ट जनरेट हो जाएगा, कंडक्टर फ्री स्पेस बाउंड्री कंडीशन। तो ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि ये आपको पता है ना, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक के बीच की कंडीशन, फिर आपको कुछ नहीं करना है, पुट करना है वैल्यू और आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्टली, है ना। तो ये आपको याद रखना है, इसके लिए याद रखना है। एक रिलेशन और है जो ड्राइव करवा देता हूँ, जिसे एंगल रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबको दिख रहा है ना,
ये दो कंडीशन है, दो डाइलेक्ट्रिक ऑयल दिया है, एक वाटर हाँ दिया सर। है ना। तो इसका ऑयल का जितना एप्सिलॉन 1 है और वाटर का कितना एप्सिलॉन 2 है, मीडियम पैरामीटर है ना। तो अब यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी दोनों को डिफाइन किया है, E2 और D2। तो अपन एक किसी भी एक के लिए रिलेशन ड्राइव कर लेंगे तो दोनों के लिए ऑटोमेटिकली रिलेशन ड्राइव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो दो चीजों का आपको सबसे पहले क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना आना चाहिए ना, कि किसी भी कैसे लिखते हैं बाउंड्री के बीच में। तो ये आपकी बाउंड्री है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। दिस इज योर एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम 1 और ये मीडियम 1 और मीडियम 2, है ना। टेंजेंशियल फील्ड कितनी होगी, 81। टू ये टेंजेंशियल हो जाएगी और इसके लिए 81, है ना। ये आपको याद रखना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं किसी को कंपोनेंट में डिवाइड करूँ किसी एंगल थीटा पे, किसी एंगल थीटा पे, है ना, तो कितना होगा यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, अगर ये E1 है तो E1 cos थीटा, हाँ यस सर। E1 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा E1 sin, साइन थीटा। यस sin थीटा। तो सिमिलरली आप यहाँ पे इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ET। दिख गया सबको, यहाँ पे मीडियम 1 की ले रहे हैं तो ये मीडियम 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, ये देखो ना, ये सतह है, सतह से डायरेक्ट नॉर्मल लिया है और ये एंगल थीटा ले लिया है यहाँ पे। सिमिलरली आप यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हो, ये थोड़ा सा इसको टेंजेंशियल आगे बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा एंगल थीटा। तो आप इसको θ1 नाम दे सकते हो, इसको θ2 नाम दे सकते हो ना, दोनों एंगल हो गए। अब क्या अपने को पता है 81 कितना है, E1 cos थीटा, और EN, इसको EN बोल देते हैं ना, EN यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट, अपने को दिख रहा है नॉर्मल है सरफेस के, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इज ए नॉर्मल कंपोनेंट EN1। तो अपने पास दोनों कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। अच्छा, सबको पता है कि रिलेशन स्नेल लॉ ऑप्टिक्स के, बोलो। सर ध्यान नहीं है। ऑप्टिक्स से स्नेल लॉ, हाँ सर पढ़ा था लेकिन है अभी ना। यस ध्यान नहीं है। सर। या तो E1 sin थीटा क्या होता था, जैसे बताता हूँ मैं ना, एक मिनट। E2 साइन थीटा के बराबर। यस 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 यस, एक मिनट किसी को एडमिट कर लेता हूँ, कोई आया है चलिए, एडमिट। ओके, तो मैं बता देता हूँ आपको, है ना, ड्राइव करके छोटा सा रिलेशन, कुछ नहीं, स्नेल लॉ है, आपको पता होना चाहिए ना। सर ये तो अपने को पता चल गया ना, तो अपने को बस याद रखना है कि E1 को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है दोनों को, है ना, जैसे आइडिया के लिए। अब मैं ऑप्टिक्स में जाता हूँ थोड़ा सा, तो जैसे ऑप्टिक्स रहता था, यहाँ पे स्लैब रहती थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या होती थी, रे आती थी, ठीक है, ये रे आती थी इस प्रकार से, और रे इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाती थी, है ना। तो यहाँ पे एंगल कितना बनता था, θi इंसिडेंट एंगल, और ये नॉर्मल से कितना बनता था, θt ट्रांसमिट एंगल, ठीक है ना, क्योंकि रे ट्रांसमिट होगी इन मीडियम 1, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो स्नेल लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे अगर आपकी फील्ड E से रिप्रेजेंट करते हो आप उसको E1, और इसको इस फील्ड दूसरे मीडियम में E2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके बीच का रिलेशन कैसे दिया जाता है, E1 sin थीटा इंसिडेंट एंगल इक्वल टू E2 sin थीटा t। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इसे स्नेल लॉ बोलते हैं ना, दैट्स ऑल जो अपन यूज करेंगे यहाँ पे।
ओके, चलो E1 sin थीटा 1 दिख गया आपको और E2 sin थीटा 2 दिख गया ना दोनों जगह। मैंने एंगल बता दिया थीटा 1 थीटा 2 कैसे लेना है आपको, है ना। यहाँ पे ना एक एंगल नॉर्मल से ले लेना, मैंने उधर से ले लिया ना, तो आप थीटा 1 को नॉर्मल से लेना, क्योंकि दोनों ही अपने जो एंगल लिया है ना वो सरफेस, ये परपेंडिकुलर सरफेस से लिया है। ये दिख रहा है ना सबको, ये सरफेस है और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर नॉर्मल से लिया है थीटा 1 और थीटा 2। तो आपको एज इट इज लेना एंगल। तो मीडियम 1 और से मीडियम 2 में स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, E1 sin थीटा 1 इक्वल टू E2 sin थीटा 2, है ना। तो अब मुझे बताओ E1 sin थीटा 1 किसके बराबर है, अभी ड्राइव किया था अपनों ने, जल्दी बताओ। देखो एंगल चेंज हो जाएगा तो फिर सारी कंडीशन भी चेंज हो जाएगी ना। तो एक बार और ड्राइव करना पड़ेगा, लगता है कोई बोल ही नहीं रहा है। ये देखो, ये अपनी बाउंड्री थी ऐसी, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, ये मीडियम 1 लिया है, मीडियम 2 लिया है ना, तो ये E1 है और ये E2 है। क्लियर है। ये एंगल कितना है, एंगल लेना है अपनों को थीटा 1 और ये एंगल लेना है थीटा 2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला, ओके। ये नॉर्मल कंपोनेंट है। तो यहाँ पे E1 ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये कंपोनेंट E1 ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना, ET1, हाँ सर। ET1 E1। मीडियम 1 है ना, कितना हो जाएगा हाँ ET1, सर। ET1 बराबर E1 साइन थीटा, सही है, बोलो हाँ सर। साइन थीटा 1, ओके। इसी प्रकार से ET2, यहाँ पे अपन ये भी लिख सकते हैं ET2 इसके लिए, तो ये देखो ET2 ऐसा नजर आएगा आपको, है ना। तो ET2 बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। cos थीटा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, साइन ही रहेगा ना। ET2 कहाँ है, ET2 ये है ET2, क्योंकि मीडियम 2 है तो ये ET2 रहेगा, ठीक है, ET2, ओके। और ये अगर E2 है तो यहाँ एंगल थीटा है, तो ये कौन सा होगा, E2 cos थीटा, E2 क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट ना। E2 को ET sin थीटा, सॉरी E2 sin थीटा 2, ओके। तो ये दोनों बराबर है, ET1 और ET2 क्यों बराबर है, क्योंकि अपने ड्राइव कर लिया है। डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन के बीच में दोनों टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या रहते हैं, सेम रहता है, ठीक है। तो आप स्नेल लॉ से भी कर यस सर। और डायरेक्टली भी कर सकते हो ना, तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ये भी अपन यहाँ यूज करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ET1 भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा जल्दी बताओ। एक मिनट है ना, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ये अपन डायरेक्ट यहीं पे देख लेते हैं ना, ये रहा यहीं पे, ओके। तो ये रिलेशन अपन ने ड्राइव कर लिया, E1 sin थीटा 1 बराबर E2 sin थीटा 2, ठीक है। अब अपन थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, E1 sin थीटा t बराबर E2 सर sin, अगर पेपर ऑफलाइन होगा तब डेरिवेशन करनी है ना। या ठीक ऑनलाइन है तो सर। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी क्या करवाएगी, क्विज करवाएगी क्यों, हाँ सर, बोलना है एक बार दोबारा। क्विज टाइप लेगी कि जैसे हमारा एग्जाम हुआ था पहले सर तो, जब ऑनलाइन होता है तो क्विज होता है, मतलब है ना, एमसीक्यूज होते हैं। MCQs ही होंगे तो फिर ठीक है, MCQs ही अपन रखेंगे। तो यूनिवर्सिटी देगी कि मुझे ही बनाना पड़ेगा, शायद मुझे पूछना पड़ेगा मैम से ना। सर जब फाइनल पेपर होता है तो यूनिवर्सिटी देती है। हाँ तो फिर कोई इशू ही नहीं है, फिर तो मुझे सिर्फ, है ना, तो आपको तैयारी वैसे ही करनी है। अगर ऑनलाइन होता है आपका एग्जाम तो क्विज क्विज में रहेगा ना, तो आपको क्विज की तैयारी करनी होगी, ठीक है। ठीक है सर। तो ये रिलेशन जितने मैं बता रहा हूँ ना ये आपको याद होने चाहिए, यही सारा क्विज में क्विज बन के आता है। क्लियर है सबको। जैसे मैंने बोला कि डाइलेक्ट्रिक के हाँ बीच जी सर। की कंडीशन क्या रहती है, अगर रोएस अगर वहां पे जीरो नहीं है तो किस प्रकार का रिलेशन रहता है, ठीक है। उनके बीच में अगर रोएस जीरो हो जाता है तो कैसा रिलेशन बनता है, तो यही ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। यस सर। या हाँ सर। ओके ओके ओके, चलो अपनों ने यहाँ तक ड्राइव कर लिया इस रिलेशन को, है ना। अब क्या करना है, अब देखो
सिमिलरली बाय अप्लाइंग दी स्नेल लॉ, यहाँ पे स्नेल लॉ हम देख लेते हैं कहाँ है। और अपन ये भी जानते हैं dn1 बराबर dn2 होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताओ। अगर ये चार्ज फ्री रीजन है तो रो एस 0 हो जाएगा, यहाँ पे अभी ड्राइव किया है, ये रो एस 0 हो जाएगा, तो हाँ दोनों के सर। नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दिख रहा है ना? अब अपन नॉर्मल कंपोनेंट ड्राइव कर लेते हैं। कैसे रहेगा नॉर्मल कंपोनेंट? अभी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऐसा था, नॉर्मल कंपोनेंट ऊपर की ओर रहेगा ना, ऊपर हाँ रहेगा। सर। तो ऊपर की ओर कैसे दिखाई देगा वो, जल्दी बताओ। सर E1 परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। E1 cos थीटा 1 ऐसा, ये E1 cos थीटा 1, हाँ सर। और ये कितना रहेगा? E1, साइन। नहीं नहीं, ये भी E1 cos थीटा 2 रहेगा ना, थीटा 2 थीटा कौन 1 सा ले लो। वाला सर? ये वाला मीडियम 1 में कौन सा रहेगा नॉर्मल कंपोनेंट? E1 ये इवन cos कॉस थीटा 1, ओके। 1। और इस हाँ सर। सेकंड मीडियम में कैसा रहेगा? E1, इवन कॉस सॉरी थीटा E2 2। E2 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 है ना, मीडियम 2 E2 हाँ सर। cos थीटा 2, क्लियर है? तो दिख रहा है दोनों को हाँ बराबर सर। अपनों ने यहाँ पे लिख दिया, सर इस क्योंकि वाले को माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा था। मतलब नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं लेना है। देखो ना, आप बराबर अपनों ने बाउंड्री कंडीशन अपनों ने यूज किया ना। देखो dn1 बराबर dn2 यहाँ पे यूज कर लिया है अपनों ने पहले से, ये माइनस साइन ऑटोमेटिकली आ गया था ना पहले। तो रो एस 0 चार्ज फ्री हाँ सर। रीजन के लिए कर रहे हैं, तो dn2 उधर चला जा चुका है, तो dn1 बराबर dn2 आ चुका है ना, ये आ चुका है। तो अपने को यस केवल सर। dn1 की और dn2 की वैल्यू पुट करनी है, नेगेटिव साइन नहीं रखना है, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन रख दिया तो अनबैलेंस हो जाएगा ना, क्योंकि अपनों ने पहले ही नेगेटिव साइन ले लिया है। दिख रहा है ना, ये dn1 ठीक है सर। माइनस dn2, दैट्स व्हाई। ओके, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी है नॉर्मल कंपोनेंट की, जल्दी बताओ। अगर यहाँ पे d1 रखता हूँ तो d1 cos थीटा 1, सिमिलरली यहाँ पे कितनी हो जाएगी? अगर d2 रखता हूँ तो d2 cos थीटा 2, ठीक है। तो 2। या तो दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं जानता हूँ dn1 और dn2 को मैं e1 और e2 में लिख सकता हूँ ना, कंस्टिट्यूट रिलेशनशिप d हाँ बराबर सर। एप्सिलॉन ई, ठीक है। तो d बराबर एप्सिलॉन ई की जगह क्या हो जाएगा? d बराबर एप्सिलॉन 1 E1 cos थीटा 1, ये किसके बराबर होगा? D1n के, नॉर्मल कंपोनेंट का। सिमिलरली क्या होगा? E2 एप्सिलॉन E2, एक मिनट है ना, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट है ना। ओके ओके ओके, चलो। तो ये रिलेशन आपको पता चल गया ना, कैसे ड्राइव किया, जल्दी बताओ। किसी को डाउट है क्या इसमें? एनीवन? हेलो? नो सर। ओके ओके, तो अपने पास एक रिलेशन ये रहा है, दूसरा रिलेशन ये रहा, तो इसको क्या करेंगे? रिलेशन और रिलेशन टू को डिवाइड कर दोगे। तो जैसे डिवाइड करोगे तो साइन थीटा 1 डिवाइड बाई कोस थीटा 1 कितना बन जाएगा? टेन थीटा 1, ओके बनेगा। और ये बटे में रहेगा तो एप्सिलॉन बटे में रह जाएगा। सिमिलरली इधर भी साइन थीटा 2 अपॉन कोस थीटा 2 कितना हो जाएगा? टेन थीटा 2। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अगर ये रिलेशन पता है तो आप इसका इंसिडेंट एंगल निकाल सकते हो। थीटा 1 और थीटा 2 क्या है? एक इंसिडेंट एंगल, अगर रे यहाँ से चलती है थीटा 1, ये थीटा 2 जो है कौन सा एंगल है? इंसिडेंट एंगल। और ये कौन सा? ट्रांसमिट एंगल थीटा 2, ये थीटा 1 यहाँ पे दिख रहा है ना, थीटा 1 ट्रांसमिट एंगल। तो अगर ये दोनों एंगल आपको पता होता तो आप क्या कर सकते हो, जल्दी बताओ। दूसरा एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। अगर थीटा 1 पता है तो थीटा 2 कैलकुलेट कर सकते हो, थीटा 2 पता है तो थीटा 1 कैलकुलेट कर सकते हो। और जैसे थीटा 1 पता चल गया आपको, ये 30 डिग्री दे दिया आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, तो आप दोनों को रिजोल्व कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? उसका टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये डायरेक्ट इजी वे है, तो आपको पता होना चाहिए ना। ओके, तो उन्होंने बाउंड्री कंडीशन सारी देख ली है, ठीक है। अब क्या है बचा है? न्यूमेरिकल बचा है। ओके, अपना शायद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो अपन न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं सबको, ठीक है। बाकी आपको करना है ये, ठीक है। चलो अपन देख लेते हैं क्या दिया है। द एक्सटेंसिव होमोजेनियस आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीट ऑन अ प्लेन, कितने पे मीट कर रहा है? जेड बराबर 0, है ना, ध्यान रखना। तो दिया है जेड पॉजिटिव है, यानी कि जेड इज ग्रेटर देन 0 ने। मीडियम क्या है? एप्सिलॉन आर बराबर 4 दिया है। और जेड लेस देन 0 के लिए एप्सिलॉन आर 2 कितना दिया है? 3। तो दो मीडियम दिख रहा है ना, एक तो एप्सिलॉन 1 है और एप्सिलॉन 2 है।
एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है दिख रहा है सर। और एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो मीडियम अपने को दिया नॉन मैग्नेटिक मीडियम दिया है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है? 1। ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग म्यू, ओनली यूजिंग एप्सिलॉन, परमिटिविटी नॉट परमिएबिलिटी। अगर मैग्नेटिक मीडियम होता तो अपन वहां पे एप्सिलॉन की वैल्यू 1 एज्यूम कर लेते हैं और म्यू की वैल्यू समथिंग 4 या 5 होती है ऐसा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नाउ टू एक्सटेंटिव जो दिया है उसके बाद में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड किस मीडियम में दी है? E1 मीडियम में, यानी कि फर्स्ट मीडियम में दिया है। E1 दिया है ना, किलोवाट पर मीटर में एग्जिस्ट करती है। तो अपने को फाइंड क्या करना, और दिया है जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फाइंड क्या करना है? E2 फाइंड करना है, ठीक है, E2 फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद E1 और E2 के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है इंटरफेस से। कौन सा? इंटरफेस एंगल। और उसके बाद एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी विद इन, ये आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना, मैं दोनों करवाऊंगा, ठीक है, ये दोनों, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट है, थोड़ी सी अपनी वापस ज्वाइन कर लेना, मीटिंग जल्दी है ना, जैसे वो एंड होती है। तो अपन यहाँ पे मीडियम डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले, एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2। ओके, ये दो मीडियम है और ये बाउंड्री है ना। ओके, कितना दिया है यहाँ पे उसने? लेट सी, जेड ग्रेटर देन के लिए दिया है उसने 4, ओके, और 3 है ना। तो यहाँ पे अपन ये एक्सिस मान लेते हैं, जेड एक्सिस। ओके, दिस इज योर जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में ये जेड पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 4 है, ओके, और इसकी वैल्यू 3 है, जेड लेस देन इक्वल टू 0। ओके, ये दिख गया? समझ में आ रहा है ना मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? फिर वो यहाँ यस सर। ये जेड बराबर 0 वाला पॉइंट है ना, जेड बराबर 0, जहाँ पे अपनों ने बाउंड्री डिफाइन की है दो मीडियम के बीच की। ओके, चलो 4 और 3 अपनों को पता चल गया, ये पता है, ये पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, कितना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड आपको? एक मिनट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है उसने इवन फायर, ये कौन से मीडियम में दी है? फर्स्ट मीडियम में दी है ना, 5 एफ एक्स माइनस 2 एफ वाई प्लस 3 एफ जेड। ओके, 5 माइनस 2 और 3, 5 माइनस 2, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, 5 माइनस 2 कोमा 3। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जेट का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट कोई बताएगा मुझे? ये इवन फील्ड है, जल्दी बोलो। सर जेड का नॉर्मल। यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिए ना अपनों को E1, ठीक है, ये हाँ E1 सर। दिए, यस E1 दिए अपनों को। मैंने ऐसे कोष्टक में लिख दिया, समझ में आता ना ये कैसे लिखा? हाँ सर। हाँ, ओके। तो अब यहाँ पे बताओ मुझे, E1 का मुझे चाहिए कौन सा कंपोनेंट चाहिए? एक मिनट है ना, मैं रफ कर देता हूँ इसको। टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए, कौन सा चाहिए? ET1, दिस, ये कंपोनेंट चाहिए मुझे, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो मुझे बताओ, टेंजेंशियल कंपोनेंट ये है और नॉर्मल कंपोनेंट कैसा है? ये वो वाला, ठीक है, ET, हाँ सर। ओके, ET1, ठीक है। और ये इसको मैं दे दिया ET, ये ET1 है ना, ये ET1 थोड़ा सा बारीक है, देख लेना। तो EN1 कितना होगा और ET1 कितना होगा, जल्दी बताओ। ET1 इसमें से देख के बताओ जल्दी, कौन सा होगा? बोलो। 5, सर ये होगा 5 कोमा माइनस 2 कोमा 0, ठीक है। क्यों होगा ऐसा? देखो बताता हूँ, यहाँ पे जेड के पैरेलल कौन सा है इस तीनों में से, जल्दी बताओ। 3, ये हाँ सर। 3 ही है ना, एक एफ जेड, यहाँ पे एक एफ जेड लिखा जाता है, हाँ पता सर। है ना? और ये किसके पैरेलल है? बाउंड्री के पैरेलल है, दिख रहा है, ये बाउंड्री के परपेंडिकुलर है। एक के 3 एक एफ जेड, दैट्स व्हाई ET, दैट्स व्हाई योर EN1 जो है कितना हो गया? केवल व केवल 3 AKF जेड। क्लियर है सबको? 3 AKF। यस सर।
अगर ये 3 एक जेट नॉर्मल कंपोनेंट है तो रिमाइनिंग क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। अरे क्लियर है? हाँ सर। यस। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तरीका बताता हूँ, ठीक है। किसी भी टेंजेंशियल और आपको अगर फाइंड आउट करना है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट फाइंड आउट करने का डायरेक्ट तरीका क्या है, एक मिनट है ना, या जो जिस जिस फील्ड का केवल आपको कौन सा कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, जल्दी बताओ। टेंजेंशियल। टेंजेंशियल, ठीक है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए डॉट प्रोडक्ट कर देना उसका, जैसे इसमें भी दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। एक मिनट में बताता हूँ ना आपको, उसको लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बार बार, तो यही बता दे। ये दिख रहा है सबको? ये नॉर्मल कंपोनेंट फाइंड आउट करने का तरीका है। E1 डॉट AKFN कौन सा वेक्टर है, जो सरफेस के वेक्टर, सरफेस वेक्टर है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये दिख रहा है कौन है, AKFZ दिख रहा है। तो उसके साथ आप उसको डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर दो, किसका, उस फील्ड का, उस मीडियम की फील्ड का। तो आपको कौन सा कंपोनेंट मिल जाएगा, नॉर्मल कंपोनेंट, जो 3 है। अभी अपनों ने बताया 3 AKFZ है ना। और अगर अपनों को फाइंड आउट करना है, अब जब अगर एक अपनों ने फाइंड आउट कर लिया नॉर्मल कंपोनेंट, तो रिमाइनिंग क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल और टेंजेंशियल से दी जाती है ना। बोलो हाँ या ना, पता है? यस सर। तो उन्होंने 2 में इसको तो अब यहाँ पे, अगर यहाँ पे अपना ये कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट कितना रह गया, कहाँ गया, इसने शो नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। 5 AKX 2 -2 AKX कौन सा कंपोनेंट रहेगा, टेंजेंशियल। और 3 AKZ कौन सा रहेगा, नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये यहाँ पे अपनों ने शो कर दिया इसको। तो यहाँ ET1 निकाल लिया। ET1 कितना हो गया, 5 AKX -2 AKY। और EN1 कितना हो जाएगा, 3 AKZ। ओके, ये ओके। नाउ अपने को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम 2, जो कि Z <0 के लिए दिख रहा है ना सबको। मीडियम 1 मीडियम 2, इसमें अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। तो यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपने को पता है रिलेशन क्या होता है, टेंजेंशियल कंपोनेंट और टू बाउंड्री के बीच में क्या रहते हैं, बोलो जल्दी बताओ। सेम रहता है। हमने जो रिलेशन ड्राइव किया था उसका, 1 मिनट में आया ना, 1 मिनट में आया। शायद मीटिंग भी ऑफ हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। ये जो ड्राइव किया था अपने रिलेशन ET1 बराबर ET2, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट। कि बाउंड्री के पास में टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना रहता है, इक्वल। तो हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल लिया, कितना आया वो, 5 AKX -2 AKY। अब ये अगर हमें पता है तो अपन बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो E22 भी कितना होना चाहिए, 5 AKX -2 AKY। तो दोनों को बराबर कर दिया है। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, नॉर्मल कंपोनेंट इन मीडियम 2। तो अपन जानते हैं DN1 - DN2 बराबर कितना होता है, ρS। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि ये चार्ज फ्री रीजन है। देखो एक्सटेंसिव अगर नहीं मेंशन किया है तब भी अपने को एज्यूम करना है कि चार्ज फ्री रीजन है, ठीक है। तो ρS की वैल्यू यहाँ पे अपने को ऑटोमेटिकली ρS बराबर 0 एज्यूम करना है। तो DN1 बराबर कितना हो जाएगा, DN2। DN1 निकाले बैठे हैं अपन, कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले बैठे हैं, कितने, EN1 बराबर 3 AKX। तो DN1 कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले अपन इसको लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एप्सिलॉन R2 E2n इक्वल टू एप्सिलॉन R1 E1n। ओके, नाउ अपने को फाइंड आउट क्या करना है, E2n, ठीक है। तो उसको बटे में भेज देंगे। और EN1 निकाले बैठे हैं, कितना है, 3 AKX, ये रहा 3 AKX। यहाँ पे पुट कर देंगे 3 AKX, यहाँ 3 AKZ सॉरी है ना, AKZ AKX नहीं है। तो 3 AKZ। एप्सिलॉन R की वैल्यू अपने को पता है मीडियम 1 में 4 दी हुई है। और